8 मई 2023 की रात 11:15 पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की एक बस्ती में जिला पुलिस की हॉटलाइन पर अचानक एक आपातकालीन कॉल आई। दूसरी तरफ से एक महिला की घबराई हुई और सिसकियों भरी आवाज आई, बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। कुछ ही मिनटों के बाद स्थानीय पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर मौजूद थी। वो एक छोटा सा जर्जर किराए का कमरा था। खिड़की का ताला टूटा हुआ था और सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। कमरे में रहने वाली 28 वर्षीय सुनीता देवी फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में रात की पाली से लौटने के बाद उसने पाया कि उसका 5 साल का बेटा राहुल गायब था। बिस्तर पर केवल एक छोटा कंबल बचा था और फर्श की टाइलों पर कुछ अजीब पैरों के निशान थे। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मामले को एक गंभीर बाल अपहरण के रूप में पहचाना गया, जिसमें संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ था जो पहले से निगरानी कर रहा था, जबकि मां दर्द से बार बार बेहोश हो रही थी। उसी रात एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मदद के लिए की गई ये कॉल उस सबसे क्रूर त्रासदी की शुरुआत थी जिसे गाजियाबाद ने कभी देखा था। सूचना मिलते ही मामले को एक विशेष रूप से गंभीर बाल अपहरण के रूप में वर्गीकृत किया गया। जानकारी तुरंत गाजियाबाद जिला पुलिस को दी गई। 1 घंटे से भी कम समय में अपराध शाखा के प्रमुख डीआईजी अजय कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से केस संख्या 0723 नामक एक विशेष जांच का निर्देशन करने के लिए पहुंचे। पुलिस, नागरिक सुरक्षा और बस्ती के आसपास के निवासियों को पूरी तरह से जुटाया गया। लोनी का शांत क्षेत्र, जो आमतौर पर खेतों के बीच बसा था, अचानक टॉर्च की रोशनी और सायरन से जगमगा उठा। पुलिस की टीमें हर सड़क, नाले और सुनसान इमारतों में फैल गईं। उन्होंने हर झाड़ी, हर दरार में टॉर्च की रोशनी डाली, इस उम्मीद में कि उस बेचारे 5 साल के बच्चे का कोई सुराग मिल जाए। बस्ती के प्रवेश द्वार पर बेचारी मां सुनीता देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा भावहीन था और बीच बीच में वो भीड़ की ओर दौड़कर रोने लगती थी। राहुल, तुम कहां हो बेटा? मां के पास वापस आ जाओ। ये दृश्य देखकर कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक मां जिसने रात के अंधेरे में अपने बच्चे को खो दिया था, घबराई हुई और निराश थी। इस छवि ने सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारियों को भी हिला दिया। रात भर राहुल की तस्वीर वाले पर्चे छापे गए और प्रमुख सड़कों, बस स्टेशनों और बाजारों में चिपकाए गए। अधिकारियों ने बस्ती के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन ग्रामीण इलाका होने के कारण कई जगहों पर सिग्नल नहीं थे, जिससे खोज में कठिनाई हो रही थी। गाजियाबाद में एक लड़के के अपहरण की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिससे ऑनलाइन समुदाय और स्थानीय निवासी बहुत दुखी हुए। लेकिन जब सैकड़ों लोग लगन से खोज कर रहे थे, एक अजीब विवरण ने कुछ जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। सुनीता महत्वपूर्ण क्षणों में अजीब तरह से शांत दिख रही थी और हमेशा वहीं दिखाई देती थी जहां पत्रकारों के कैमरे या लोगों के लाइव वीडियो होते थे। वो रोती, चिल्लाती, अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाती। सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था, इतना वास्तविक कि किसी को शक करने की हिम्मत नहीं हुई। पूरी बस्ती को उससे उतनी ही सहानुभूति थी जितनी अपने किसी प्रियजन से होती। हर कोई मानता था कि वो इस मामले की सबसे बड़ी शिकार है, लेकिन इन प्रतीत होने वाले हानि रहित प्रदर्शनों के बीच एक परिष्कृत नाटक धीरे धीरे रचा जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि जो मां रो रो कर मदद की गुहार लगा रही थी, वही इस नाटक का केंद्रीय पात्र थी। और रात भर का खोज अभियान जो बच्चे को बचाने के लिए था, वास्तव में धीरे धीरे एक भयानक अपराध के निशानों को उजागर कर रहा था। 9 मई 2023 की सुबह, एक लंबी रात के बाद, सैकड़ों लोग अभी भी छोटे राहुल का पता लगाने के लिए खोज कर रहे थे। उम्मीद, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अभी भी जीवित थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि ये फिरौती के लिए एक अपहरण का मामला हो और बच्चा सुरक्षित लौट आएगा। लेकिन सुबह लगभग 8 बजे
एक चौंकाने वाली खबर ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र के पास एक अवैध कूड़े के ढेर पर कचरा इकट्ठा करते समय एक सफाई कर्मचारी को एक लाल रंग का सूटकेस मिला, जो घरेलू कचरे के बीच फेंका हुआ था। शुरू में उसने सूटकेस उठाने का फैसला किया क्योंकि वो काफी नया लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जिप खोली, सुबह की गर्मी में मिली एक हल्की बदबू ने उसे चौंका दिया। बस एक नजर में उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जोर से चिल्लाया, इसमें लाश है। सूचना कमांड को दी गई और 15 मिनट से भी कम समय में कूड़े के ढेर वाले क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया। गाजियाबाद जिला पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञ, अपराध स्थल तकनीशियन और जांचकर्ता सभी मौके पर पहुंचे। कचरे के ढेर के बीच लाल सूटकेस अजीब तरह से अलग दिख रहा था, साफ सुथरा, लगभग बिना किसी गंदगी के, जैसे उसे फेंकने से ठीक पहले पहुंचा गया हो। जब उसे खोला गया तो अंदर लगभग 5 साल के एक लड़के का शव बड़े करीने से रखा हुआ था। कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, कोई चोट नहीं, कोई बंधन नहीं। पूरा घटनास्थल सन्नाटे में डूब गया। कुछ पुलिस अधिकारियों ने सिर झुका लिया। जिस सफाई कर्मचारी ने ये खोज की थी, वो कांपता हुआ नीचे बैठ गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि हर कोई समझ गया था। पिछली रात की टिमटिमाती उम्मीद अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। त्वरित पहचान से पता चला कि पीड़ित वही छोटा राहुल था जो पिछली रात से लापता था। लाल सूटकेस मामले का नंबर 1 सबूत बन गया, जो जांच प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। जिस बात ने जांचकर्ताओं का विशेष ध्यान खींचा, वो थी कीचड़ और कचरे से भरे कूड़े के ढेर के बीच सूटकेस की असामान्य सफाई। अंदर की हर चीज लगभग बेदाग थी। ये एक संयोग नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर हत्यारे ने वास्तव में रात के अंधेरे में शव को फेंका होता तो सूटकेस पर कीचड़ या जैविक कचरा लगा होना चाहिए था। इस विवरण से पता चला कि हत्यारे ने सावधानी पूर्वक तैयारी की थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए समय और स्थान बहुत सावधानी से चुना था। तुरंत अपराध स्थल इकाई ने सूटकेस और आसपास के क्षेत्र से उंगलियों के निशान, कपड़े के रेशे और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। हर सुराख को आपातकालीन आधार पर संसाधित किया जा रहा था। जब लाल सूटकेस की खबर बाहर फैली तो पूरी बस्ती शोक में डूब गई। ये जानकर कि बेचारा बच्चा अब नहीं रहा, लोग रो पड़े। और जब सुनीता देवी ने ये खबर सुनी तो वो एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ बेहोश हो गई, जिससे सभी को उस पर दया आई। अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाए हुए मां की दर्दनाक छवि ने जनता की सहानुभूति और करुणा को और बढ़ा दिया। लेकिन सहानुभूति की इस लहर के बीच कुछ अनुभवी जांचकर्ताओं ने कुछ असामान्यताओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। जिस तरह से पीड़ित को सूटकेस में रखा गया था, वो बहुत व्यवस्थित था, जो एक अपहरणकर्ता के व्यवहार जैसा नहीं था, और बंधन या यातना के कोई संकेत ना होने से और भी अजीब संदेह पैदा हुए। वो सूटकेस, जो सिर्फ एक बच्चे के शव को छिपाने की जगह लग रहा था, अब एक भाग्यशाली सबूत बन गया था, जो किसी की कल्पना से भी अधिक भयानक अपराध को उजागर कर रहा था। उसी दिन दोपहर में गाजियाबाद के राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के मुर्दाघर में एक भारी माहौल छाया हुआ था। जब शव की पहचान के लिए लाया गया तो सुनीता देवी ने अपने बेटे का छोटा सा चेहरा देखते ही एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और गिर पड़ी। मां के दर्द भरे रोने ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया और जो भी गवाह था उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्पष्ट है, एक दर्दनाक अपहरण और हत्या का मामला। लेकिन जांच का नेतृत्व कर रहे डीआईजी अजय कुमार सिंह अभी भी विचारमग्न थे। अपने 20 से अधिक वर्षों के अनुभव से वो जानते थे कि जब कोई मामला शुरू से ही बहुत स्पष्ट लगता है तो संभव है कि कुछ छिपाया जा रहा हो। मां को शांत करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे सुनीता को पूरक बयान के लिए मुख्यालय में आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य फाइल को पूरा करना था। लेकिन वास्तव में जांचकर्ताओं ने उसकी कहानी में अजीब बिंदुओं को नोटिस करना शुरू कर दिया था। जांच एजेंसी में सुनीता ने पिछली रात की तरह ही कहानी दोहराई कि वो शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बाद तक रात की पाली में काम करने गई थी।
कमरे की खिड़की को तोड़ा गया था, सामान बिखरा हुआ था और उसका बेटा गायब था। उसने जोर देकर कहा कि उसे किसी पर शक नहीं है। बस पुलिस से अनुरोध किया कि वे उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने वाले को जल्द से जल्द पकड़ें। पहली नजर में कहानी तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन जांचकर्ताओं ने हर छोटे विवरण की बारीकी से जांच शुरू कर दी। पहला, समय। सुनीता की शिफ्ट की पुष्टि शाम 6:30 बजे से रात 10 साढ़े 10 बजे तक हुई थी, न कि 11 बजे जैसा उसने कहा था। इसका मतलब था कि जिस समय वो बस्ती से निकली और वापस लौटी, वो अभी भी संदिग्ध समय सीमा के भीतर था, ठीक उसी समय जब राहुल के लापता होने का अनुमान लगाया गया था। दूसरा, घटनास्थल के सुराग। उसने दावा किया कि खिड़की को बाहर से तोड़ा गया था, हालांकि फोरेंसिक जांच से पता चला कि कुंडी पर अंदर से बल लगाया गया था, डेंट बाहर की ओर थे। ये विवरण उसके बयान के बिल्कुल विपरीत था। तीसरा, ध्वनि और गवाह। बस्ती भीड़-भाड़ वाली थी, दीवारें पतली थीं, लेकिन किसी ने भी कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। यहां तक कि कुत्तों के भौंकने या किसी के दौड़ने की आवाज भी नहीं। एक अपहरण इतनी खामोशी से होना मुश्किल था। चौथा, लाल सूटकेस। जब पूछा गया तो सुनीता ने जोर देकर कहा कि उसके घर में ऐसा कोई सूटकेस नहीं था। लेकिन एक पड़ोसी ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसने एक बिल्कुल वैसा ही लाल सूटकेस सुखाने के लिए बाहर रखा था, ये कहते हुए कि वो एक दोस्त के साथ यात्रा की तैयारी कर रही थी। जब इन छोटे छोटे विवरणों को एक साथ जोड़ा गया तो उन्होंने एक विरोधाभासी और भ्रमित करने वाली तस्वीर पेश की। डीआईजी सिंह ने चुपचाप अपने सामने बैठी महिला को देखा। पूछताछ कक्ष की रोशनी में उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन लाल नहीं थीं। एक मां के बच्चे को खोने का दर्द प्रदर्शन अधिक लग रहा था, सच्चाई कम। एक जांचकर्ता ने नोट्स लेना समाप्त किया और धीरे से फुसफुसाया, सर, हो सकता है कि ये अपहरण का मामला ना हो। इस टिप्पणी ने कमरे में माहौल को और भी गंभीर बना दिया। डीआईजी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखा, जहां शाम की रोशनी पुरानी छतों पर पड़ रही थी। वो जानते थे कि ये मामला अब बाल अपहरण से हटकर एक पारिवारिक त्रासदी की ओर बढ़ गया है और आंसुओं के पीछे एक अपराध छिपा है। जांच दल ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक निर्णय लिया गया। बच्चे की मौत का कारण और समय निर्धारित करने के लिए सबसे विस्तृत फोरेंसिक जांच का आदेश दिया गया, क्योंकि केवल वैज्ञानिक सत्य भावनाओं से नहीं, रचे जा रहे नाटक का पर्दाफाश कर सकता था। लाल सूटकेस मिलने के तुरंत बाद छोटे राहुल के शव को फोरेंसिक जांच के लिए गाजियाबाद में अपराध विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया। कदम दर कदम डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने ठंडे लेकिन अकाट्य सबूतों के साथ सच्चाई का पर्दा खोलना शुरू कर दिया। ठंडे सफेद कमरे में अल्कोहल और रसायनों की गंध हवा में मिली हुई थी। हर प्रक्रिया को विस्तार से दर्ज किया गया। फोरेंसिक डॉक्टर सभी अनुभवी थे, लेकिन जब उन्होंने राहुल का मासूम चेहरा देखा तो हर किसी ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी व्यावसायिकता के बीच एक मूक सहानुभूति रेंग रही थी। फिर एक एक करके परिणाम घोषित किए गए। पहला, मौत का कारण। बच्चे के शरीर पर बाहरी चोट या दुर्व्यवहार के कोई निशान नहीं थे। हालांकि माइक्रोस्कोपिक जांच के माध्यम से डॉक्टरों ने पाया कि नाक और मुंह के क्षेत्र में मजबूत दबाव के संकेत थे, जिससे श्वसन मार्ग में रुकावट आई। निष्कर्ष, बच्चे की मौत यांत्रिक श्वासावरोध मैकेनिकल एस्फिक्सिया से हुई। उसके नाक और मुंह को तकिया या कंबल जैसी नरम वस्तु से ढका गया था। इस खोज ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। इसने किसी अजनबी द्वारा अपहरण और हत्या की परिकल्पना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अगर ये अपहरणकर्ता होते तो वे आमतौर पर हिंसा के निशान छोड़ते, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत शांत, बहुत खामोश था। दूसरा, मौत का समय। पेशेवर संकेतकों और घटनास्थल के विश्लेषण के आधार पर फोरेंसिक विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि राहुल की मृत्यु 8 मई की रात 8 से 9 बजे के बीच हुई थी, यानी सुनीता के रात की पाली में काम पर जाने से पहले। ये विवरण एक ठंडी,
तेज रोशनी की तरह था जिसने संदेह के कोहरे को चीर दिया, क्योंकि अगर घटना उस समय सीमा के भीतर हुई तो बच्चे के साथ आखिरी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। तीसरा, निर्णायक सुराग। नमूनों की जांच करते समय विशेषज्ञों ने पाया कि बच्चे के शरीर में एक प्रकार के पदार्थ के संकेत थे जो नींद में मदद करता है। ये परिणाम सुनीता के बयान के बिल्कुल विपरीत था कि बच्चे ने सोने से पहले केवल दूध पिया था। ये विरोधाभास पूरी सच्चाई की तस्वीर को चित्रित करने में मदद करने वाला अंतिम टुकड़ा बन गया। इन सभी निष्कर्षों को 3 निर्णायक बिंदुओं के रूप में संक्षेपित किया गया। मौत का समय उस समय से मेल खाता था जब केवल मां घर पर थी। पीड़ित के शरीर में ऐसे संकेत थे जो बताते थे कि घटना होने से पहले बच्चा गहरी नींद में था। बाहर से जबरन प्रवेश या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। पूरी जांच टीम चुप हो गई। कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई कभी झूठ नहीं बोलती। डीआईजी अजय कुमार सिंह ने रिपोर्ट अपने हाथ में ली। उनकी आंखें गंभीर हो गईं। उनके सामने ठंडे शब्द कमरे की हवा को निचोड़ रहे थे। वो समझ गए कि इस क्षण से ये मामला अब बाल अपहरण का नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक त्रासदी थी, जहां प्यार और अपराध के बीच की रेखा मिटा दी गई थी। फॉरेंसिक लैब के बाहर अंधेरा हो गया था और पेड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे कि एक लंबे दिन की खोज उम्मीद और फिर निराशा के निशान मिटा रही हों। एक छोटी सी जान चली गई थी, एक चुभता हुआ सवाल छोड़कर, क्यों? और एकमात्र व्यक्ति जो जवाब दे सकता था वो वही था जिसने कभी बच्चे को अपनी बाहों में रखा था। यहां से जांच एक नए ठंडे गहरे चरण में प्रवेश कर गई, जहां सच्चाई के लिए आंसुओं की कोई जगह नहीं होगी। फोरेंसिक रिपोर्ट जारी होने के बाद विशेष जांच दल 0723 ने तुरंत जांच की दिशा बदल दी। ध्यान अब अपहरणकर्ता को खोजने पर नहीं था, बल्कि मां सुनीता देवी के आसपास के रहस्यों को सुलझाने पर था। सुनीता ने पहले सभी को सहानुभूति महसूस कराई थी। एक युवा महिला, एक रात की पाली की कार्यकर्ता जो एक तंग किराए के कमरे में अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन जब जांच दल ने उसके निजी जीवन में गहराई से खोज की तो कई असामान्य विवरण सामने आने लगे। पड़ोसियों ने कहा कि हाल ही में वो बेहतर कपड़े पहनने लगी थी, रात में अधिक बाहर जाती थी और अक्सर रहस्यमयी फोन कॉल प्राप्त करती थी। एक सौम्य मां की छवि से सुनीता धीरे धीरे छिपे हुए पहलुओं के साथ उभरी, जिसके बारे में किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था। वो अक्सर काम से छुट्टी लेती थी, बेहतर कपड़े पहनती थी और घर से निकलने से पहले सावधानी से मेकअप करती थी। कुछ लोगों ने उसे रहस्यमय फोन कॉल पर बात करते हुए भी देखा था। उसकी आवाज कभी खुश तो कभी तनावपूर्ण होती थी, जैसे कि वो बहस कर रही हो। काम पर सहकर्मियों ने बताया कि सुनीता अक्सर गरीबी की शिकायत करती थी, कहती थी कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहती है, इस दयनीय स्थिति से बाहर निकलना चाहती है। कभी कभी वो प्यार पाने, सहारा पाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती थी। एक अच्छे आदमी को ढूंढना चाहती थी जिस पर वो निर्भर रह सके। ये शब्द पहली नजर में हानि रहित लग रहे थे, लेकिन जांचकर्ताओं की नजर में ये संदिग्ध की मानसिकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग थे। सोशल मीडिया खातों की जांच करते समय तकनीकी टीम ने पाया कि सुनीता अक्सर अस्पष्ट स्टेटस पोस्ट करती थीं। अगर मुझे 2 रास्तों के बीच चयन करना है तो क्या मुझ में पर्याप्त साहस होगा? कभी कभी प्यार पाने के लिए आपको सबसे कीमती चीज का त्याग करना पड़ता है। ये शब्द जो उदास लग रहे थे अब एक भयावह रंग ले चुके थे। क्या उस महिला ने पहले से ही कुछ अंधकारमय योजना बना रखी थी? जांच दल ने दोस्तों और रिश्तेदारों से बयान लेना जारी रखा। सुनीता की एक करीबी दोस्त ने कहा कि हाल ही में वो शांत और विचारामग्न लग रही थी। भविष्य के बारे में बात करते समय अक्सर आहें भरती थीं। जब विशेष रूप से पूछा गया तो उस व्यक्ति ने केवल एक वाक्य कहा। उसने कहा कि अगर वो नहीं बदली तो वो हमेशा के लिए उस गरीब किराए के कमरे में ही रहेगी। टुकड़े धीरे धीरे एक साथ फिट होने लगे। एक अकेली मां, गरीब, अपनी जिंदगी बदलने के लिए बेताब और उसे हासिल करने के लिए बहुत कुछ त्यागने को तैयार।
सहानुभूति से। जांचकर्ताओं ने सुनीता को एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। अब वो आंसुओं में डूबी एक बेचारी महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपने दिल में बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए थी। डीआईजी अजय कुमार सिंह ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुनीता के सभी सामाजिक संबंधों की जांच करें। सहकर्मियों, दोस्तों से लेकर उन पुरुषों तक जिनसे वो मिली है, मुझे ये जानना है कि वो किसके साथ जुड़ी हुई है और उसके जीवन में ऐसा क्या है जिसने उसे इस हद तक निराश कर दिया। जांच आधिकारिक तौर पर व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और निजी संबंधों की जांच के चरण में प्रवेश कर गई। सभी समझ गए कि उस महिला के रहस्यों में अपराध के मकसद का जवाब छिपा है। और फिर जब एक आदमी का नाम अप्रत्याशित रूप से उल्लेख किया गया तो सुनीता देवी की पूरी तस्वीर स्पष्ट होने लगी। वो महिला जिसने कभी पूरे समाज को सहानुभूति महसूस कराई थी, शायद उतनी सीधी साधी नहीं थी जितना हर कोई सोचता था। कई दिनों तक सुनीता देवी के संबंधों की जांच करने के बाद जांच दल को एक नाम मिला जो सहकर्मियों और दोस्तों की बातों में बार बार आ रहा था। राजेश वर्मा, गाजियाबाद में एक निर्माण कंपनी का निदेशक। राजेश 40 साल से अधिक उम्र का एक सफल व्यक्ति था, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से स्थिर था। अपने परिपक्व रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार के साथ वो कई महिलाओं की नजर में एक आदर्श व्यक्ति था। और सुनीता एक अकेली कार्यकर्ता जो एक तंग किराए के कमरे में अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस मुलाकात को भाग्य के एक उपहार के रूप में देखती थी। जांच दल राजेश की कंपनी में पहुंचा। बैठक के दौरान राजेश ने सुनीता के साथ अपने प्रेम संबंध को स्वीकार किया, बिना कुछ छिपाए। मैं उसे लगभग 4 महीने से जानता हूं। शुरू में ये सिर्फ मदद थी, लेकिन बाद में सच्ची भावनाएं विकसित हुईं। मैंने उससे शादी करने के बारे में सोचा था। लेकिन जब जांचकर्ता ने गहराई से पूछा कि क्या राजेश जानता था कि सुनीता का एक छोटा बच्चा है, तो उस आदमी ने सिर्फ अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, लेकिन मैंने उसे सीधे बता दिया था, मैं किसी ऐसी महिला से शादी नहीं करूंगा जिसका पहले से एक बच्चा हो। मेरा परिवार इसका विरोध करेगा। ये जवाब, जो सामान्य लग रहा था, ने कमरे में मौजूद सभी को खामोश कर दिया, क्योंकि इसी कठोर शर्त से एक महिला जो प्यार और सहारे के लिए बेताब थी, एक गहरी खाई में गिरने लगी थी। सुनीता की एक करीबी सहकर्मी ने बताया, वो एक बार बाथरूम में बहुत रोई थी। कह रही थी कि राजेश उसके बेटे से नहीं मिलना चाहता। उसने कहा कि अगर वो बच्चे को रखती है तो वो सब कुछ खो देगी। स्पष्ट रूप से जिस प्यार का सुनीता पीछा कर रही थी, वो सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि गरीबी से भरी जिंदगी से बचने का एक टिकट भी था। उसके अंदर का प्यार धीरे धीरे एक महत्वाकांक्षा में बदल गया, जिसका नाम था जिंदगी बदलना। सुनीता के फोन रिकॉर्ड की समीक्षा करते समय जांचकर्ताओं ने पाया कि 8 मई की रात राहुल की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसे राजेश का एक अंतिम संदेश मिला था। मैं उस लड़के को फिर से नहीं देखना चाहता, या तो वो या मैं। संदेश छोटा था, लेकिन उस महिला के भीतर बची किसी भी नैतिक सीमा को तोड़ने के लिए काफी था। उस संदेश के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बच्चा मर चुका था। जब जांच दल ने सभी डेटा, संदेश, कॉल लॉग, मौत का समय संकलित किया तो सब कुछ भयावह रूप से मेल खा रहा था। राजेश अनजाने में अपराध के लिए उत्प्रेरक बन गया था, और सुनीता, जो मां शुरू में दयनीय लग रही थी, वो थी जिसने सीधे तौर पर प्यार को एक हथियार में बदल दिया। अपने ही बच्चे को मार डाला। डीआईजी अजय कुमार सिंह ने एक आपातकालीन बैठक में गंभीर स्वर में कहा, प्यार लोगों को अंधा कर सकता है, लेकिन ये अब अंधापन नहीं है, ये एक गणना है। एक मां अपने अमीर प्रेमी से शादी करने के लिए अपने बच्चे को मार देती है, ये चरम नैतिक पतन है। यहां से मामले का मकसद स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया। अपनी जिंदगी बदलने की महत्वाकांक्षा एक प्रेम संबंध के दबाव के साथ मिलकर सुनीता देवी को एक हत्यारे में बदल दिया था। वो दुखी मां नहीं थी जिस पर हर कोई विश्वास करता था। वो थी जिसने अपने हाथों से एक छोटी सी जान को मिटा दिया।
सिर्फ अपने प्यार और एक शानदार दुनिया में कदम रखने का मौका बचाने के लिए जिसका उसने सपना देखा था। और अब जब सभी सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, दोषी मां और जांच बल के बीच बुद्धि की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। 12 मई 2023 की रात गाजियाबाद जिला पुलिस के पूछताछ कक्ष में ठंडी सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी छोटे से कमरे पर पड़ रही थी। मेज पर फाइलों का एक मोटा ढेर था। रिपोर्टों को बड़े करीने से क्रमांकित किया गया था। प्रत्येक विवरण में समय, परिणाम और सुराग स्पष्ट रूप से दर्ज थे। डीआईजी अजय कुमार सिंह के सामने सुनीता देवी थीं। वही मां जिसे कुछ ही दिन पहले पूरा देश सहानुभूति दे रहा था, अब उसका चेहरा थका हुआ था, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे और उसकी आंखें बच रही थीं। पूछताछ एक भयानक खामोशी में शुरू हुई। डीआईजी सिंह ने फाइल खोली। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। सुनीता जी, हम चाहते हैं कि आप 8 मई की रात की पूरी घटना फिर से बताएं। उस समय से जब आप घर पर थीं, जब तक आप रात की पाली के लिए नहीं गईं। सुनीता ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने पहले ही बता दिया है। मैं रात की पाली से वापस आई तो मेरा बेटा गायब था। मुझे नहीं पता कि उसे कौन ले गया। परिचित जवाब पिछले कुछ दिनों से अलग नहीं था, लेकिन इस बार जांचकर्ता का लहजा बिल्कुल अलग था। डीआईजी सिंह ने एक फाइल का पन्ना पलटा और मेज पर 3 फॉरेंसिक रिपोर्ट रखीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि राहुल की मृत्यु रात 8 से 9 बजे के बीच हुई थी, यानी आपके घर से निकलने से पहले। उसका दम घोंटा गया था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। उसके पेट में नींद की गोली डाइजेपाम मिली थी। हमने ये भी जांचा है कि ये दवा आपके घर में बेड साइड गेबल में मिली ट्रैंक्विलाइजर से मेल खाती है। कमरा जैसे जम गया। सुनीता ने ऊपर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डीआईजी सिंह ने अपनी शांत आवाज बनाए रखी। न ऊंची न नीची, जैसे एक अटल सत्य सुना रहे हों। आपने कहा कि आप रात की पाली में गईं, लेकिन आपकी कंपनी ने पुष्टि की है कि आप रात 10:30 बजे घर लौट आई थीं। गवाहों ने बस्ती के आसपास किसी अजनबी को नहीं देखा। खिड़की को अंदर से तोड़ा गया था और विशेष रूप से वो लाल सूटकेस जिसके बारे में आपने कहा था कि आपके पास नहीं है, उसे आपके पड़ोसियों ने 2 हफ्ते पहले आपके आंगन में सूखते हुए देखा था। सुनीता चुप रही। उसके हाथ इतने कसकर बंधे थे कि सफेद पड़ गए और उसके कंधों से कलाई तक एक कंपकपी दौड़ गई। डीआईजी सिंह ने सीधे उसकी आंखों में देखा। सुनीता जी, अपराध हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। हम समझते हैं कि आप शायद एक कठिन परिस्थिति में थीं, लेकिन कृपया ईमानदार रहें, क्योंकि केवल सच्चाई ही आपके भीतर बची हुई इंसानियत को बचा सकती है। एक लंबी खामोशी छा गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक पहले से कहीं ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। सुनीता ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसने कहने की कोशिश की, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मैं बस उसे डराना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मर गया। डीआईजी सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसकी ओर एक आखिरी फाइल बढ़ाई, जिसके अंदर घटनास्थल की तस्वीरें, डीएनए विश्लेषण, फोन लोकेशन का समय था। सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा था। ये वैज्ञानिक सबूत हैं। आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। आपने कहा कि आप डराना चाहती थीं, लेकिन आपने क्या किया? जब वो सो रहा था तो आपने कभी अपने बेटे को देखा? क्या आपको डर नहीं लगा? वो अभी भी शांत थे, लेकिन हर शब्द सामने वाले के दिमाग में चुभ रहा था। सुनीता ने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे कांपने लगे और आंसू मेज पर गिरने लगे। पूछताछ पूरी रात चली। जांचकर्ता बारी बारी से उसे समझाने की कोशिश करते रहे, तर्क और भावना दोनों का विश्लेषण करते हुए। उसे दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उस मां के भीतर अंतिम विवेक को जगाने के लिए। आधी रात के करीब सुनीता जोर जोर से रोने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और बुदबुदाया, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि मेरा बेटा सो जाए। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी।
लेकिन आंसू चाहे असली हों या नकली सच्चाई को नहीं बदल सकते थे। अपराध बहुत स्पष्ट था। जब घड़ी ने सुबह का 1 बजाया तो डीआईजी सिंह ने धीरे से अंतिम वाक्य कहा, सुनीता जी, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में सब कुछ बताने का साहस है, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की आत्मा के लिए। उस महिला ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें शून्य थीं। फिर उसने सिसकियों के बीच धीरे से सिर हिलाया। रोशनी सीधे उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। बुद्धि की लड़ाई खत्म हो गई थी और भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी। 13 मई 2023 की सुबह 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद सुनीता देवी आखिरकार और नहीं सह सकी। महिला कमरे के कोने में सिकड़ी हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धसी हुई थीं और आवाज थकी हुई थी। मैं सब कुछ बता दूंगी, मैं अब और नहीं सह सकती। इस वाक्य ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। डीआईजी अजय कुमार सिंह ने धीरे से सिर हिलाया, रिकॉर्डिंग अधिकारी को शुरू करने का इशारा किया। यहां से पूरी भयावह सच्चाई सामने आई, निर्जीव सबूतों से नहीं बल्कि उस मां के अपने शब्दों से, जिसने कभी पूरे समाज को सहानुभूति में रुला दिया था। उस फेटफुल रात 8 मई को सुनीता को उस आदमी का संदेश मिला जिसे वो अपना भविष्य मानती थी। मैं उस लड़के को फिर से नहीं देखना चाहता, या तो वो या मैं। ये वाक्य उस महिला के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया, जो प्यार और स्वीकृति के लिए बेताब थी। छोटे से किराए के कमरे में सुनीता घंटों चुपचाप बैठी रही। उसके आंसू उसके कठोर हाथों पर गिर रहे थे। वो जानती थी कि अगर उसने उस आदमी को खो दिया तो एक आरामदायक जीवन, एक बड़े घर का उसका सपना धुएं की तरह गायब हो जाएगा। फिर एक अंधे क्षण में एक अंधकारमय विचार कौंधा और फिर कभी नहीं गया। सुनीता औद्योगिक क्षेत्र के पास एक दवा की दुकान पर गई। रात की पाली के कारण नींद न आने का बहाना बनाकर एक नींद की गोली खरीदी। उस रात उसने 1 गिलास गर्म दूध बनाया, गोली को पीसकर पाउडर बनाया और धीरे से उसे घोल दिया। जब उसका 5 साल का मासूम बेटा राहुल दौड़कर आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दूध पीकर जल्दी सो जाओ, कल मां तुम्हें घुमाने ले जाएगी। बच्चे ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, गिलास खाली कर दिया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। सुनीता बहुत देर तक अपने बेटे को देखती रही। पीली रात की रोशनी उसके छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। उसकी घुमावदार पलकें धीरे धीरे हिल रही थीं। उस क्षण में एक मां का दिल और उसके भीतर का शैतान समानांतर रूप से मौजूद थे। एक तरफ डर से कांप रहा था, दूसरी तरफ गणना से ठंडा था। फिर सुनीता ने छोटा तकिया लिया, वही तकिया जिस पर उसका बेटा हर रात सोता था, और उसे बच्चे के चेहरे पर रख दिया। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, उसने थोड़ा सा संघर्ष किया, लेकिन बस थोड़ा सा। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं राजेश को खोने से ज्यादा डरती थी। कोई सांस नहीं, कोई हलचल नहीं। कमरा एक भयानक खामोशी में डूब गया। जब उसने हाथ हटाया तो वो फर्श पर बैठ गई, अपनी आंखें उस बच्चे पर टिका दी जो स्थिर पड़ा था। जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसने अभी क्या किया है। कुछ मिनटों के बाद उसका विवेक लौटा और जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे अपने अपराध को छिपाने के लिए प्रेरित किया। उसने सभी निशान साफ किए, अपने बेटे के कपड़े बदले और उसे उस लाल सूटकेस में डाल दिया जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। उसने उसे कसकर बंद कर दिया, सूटकेस की सतह को पोंछा ताकि कोई उंगलियों के निशान न रह जाएं, और उसे कमरे के कोने में रख दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह होने पर जब बस्ती अभी भी सो रही थी, सुनीता अपनी स्कूटी बाहर ले गई और सूटकेस को घर से कुछ किलोमीटर दूर कूड़े के ढेर पर ले गई। उसने एक छिपा हुआ कोना चुना, जल्दी से सूटकेस नीचे रखा और चली गई। उसका दिल खाली था। वापस जाते समय उसने अपने झूठ का अभ्यास किया। मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। और रात 11:15 पर उसने आपातकालीन नंबर डायल किया और नाटक शुरू हो गया।
यहां तक बताते बताते सुनीता मेज पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा। मैं बस उसे डराना चाहती थी। मैं उस आदमी को खोने से डरती थी। मैं गरीबी से डरती थी, अकेलेपन से डरती थी। मैं बहुत मूर्ख थी। डीआईजी सिंह चुप हो गए। उन्होंने कई अपराधियों को टूटते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी इतना भारी महसूस नहीं किया था। उनके सामने अब एक दुखी मां नहीं थी, बल्कि एक खोई हुई आत्मा थी, जो एक ही समय में दयनीय और भयावह थी। अंत में बयान पर हस्ताक्षर किए गए। वो मां जिसने कभी पूरे समाज को रुला दिया था, अब आधिकारिक तौर पर सबसे क्रूर अपराध को स्वीकार कर चुकी थी, अपने प्रेमी और एक बेहतर जीवन के सपने के लिए अपने ही बच्चे की हत्या। बाहर सुबह हो रही थी। दिन की पहली रोशनी सलाखों से होकर उस महिला के आंसू रहित चेहरे पर पड़ रही थी। एक लंबी रात खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा का अंधेरा कभी नहीं मिटेगा। लोग कहते हैं कि कोई भी शैतान जन्म से क्रूर नहीं होता। वो तभी प्रकट होता है जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, और इस मामले में एक मां ही वो शैतान बन गई थी। 15 दिसंबर 2023 की सुबह गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनीता देवी द्वारा अपने ही बच्चे की हत्या के मामले की सुनवाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सुबह से ही सैकड़ों लोग अदालत कक्ष के बाहर जमा हो गए थे। हर कोई जिज्ञासा और आक्रोश की मिश्रित भावनाएं लिए हुए था, क्योंकि पिछले कई महीनों से इस मामले ने न केवल जनता को झकझोर दिया था, बल्कि मानवीय नैतिकता पर भी एक चुभता हुआ सवाल खड़ा कर दिया था। एक मां अपने ही खून के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अदालत कक्ष में सुनीता देवी को लाया गया। उसका चेहरा पतला और पीला था, आंखें खाली थीं, कोई आंसू नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ठंडी खामोशी थी। बगल में छोटे राहुल की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे अधिकारियों ने परिवार को श्रद्धांजलि के रूप में मेज पर रखने की अनुमति दी थी। तस्वीर में मासूम आंखों ने पूरे कमरे को भावुक कर दिया। अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने आरोप पत्र पढ़ा। उनकी आवाज दृढ़ थी। अभियुक्त सुनीता देवी, जन्म 1995, निवासी लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। व्यक्तिगत कारणों से एक व्यक्ति के साथ अपने प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए अभियुक्त ने नींद की गोलियों और तकिए का उपयोग करके अपने ही बेटे का दम घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त का कृत्य विशेष रूप से गंभीर है, जो क्रूरता, अमानवीयता को दर्शाता है और सीधे तौर पर जीवन के अधिकार, मनुष्य के सबसे पवित्र अधिकार का उल्लंघन करता है। हर वाक्य, हर शब्द एक चाकू की तरह अंतरिक्ष में गूंज रहा था। सुनीता ने सिर झुका लिया। उसके आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। जब न्यायाधीश ने पूछा, अदालत के फैसला सुनाने से पहले अभियुक्त कुछ कहना चाहती है? उसने केवल सिसकियों के साथ जवाब दिया, मैं अपने बेटे के बदले मरना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि चाहे कितने भी साल जेल में रहूं, मैं इस पाप के लिए कभी माफ नहीं की जा सकती। पूरा अदालत कक्ष खामोश था। केवल पीछे बैठे रिश्तेदारों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। विचार विमर्श के बाद अदालत ने सुनीता देवी को हत्या के लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड सुनाई, जिसमें अपने ही बच्चे की क्रूरता से हत्या करने का गंभीर तथ्य भी शामिल था। ये सुनते ही सुनीता गिर पड़ी। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने जयकार नहीं की, क्योंकि ये फैसला चाहे कितना भी न्यायपूर्ण क्यों न हो, एक गहरा दर्द छोड़ गया, क्योंकि पीड़ित और अपराधी अंततः मां और बेटा थे। अदालत की कार्यवाही खामोशी में समाप्त हो गई। बाहर गाजियाबाद में ठंड थी, हवा सूखी, नंगी पेड़ों से होकर बह रही थी। लोग कहते थे कि न्याय हो गया है, लेकिन न्याय कभी भी जो खो गया है उसे ठीक नहीं कर सकता। एक छोटी सी जान छीन ली गई। एक मां ने अपनी आत्मा खो दी और पूरे समाज के लिए एक महंगा सबक छोड़ गई। लाल सूटकेस और शैतान बनी मां की कहानी सिर्फ एक चौंकाने वाला अपराध नहीं है।
बल्कि ये लालच, भ्रम और उन लोगों के अंधेरे पक्ष का प्रतिबिंब है जो भौतिक चीजों के पीछे भागने के लिए पारिवारिक संबंधों का त्याग करते हैं। ये मातृत्व के मूल्य, मानवीय विवेक की याद दिलाता है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन ये कभी भी विवेक की शांति नहीं खरीद सकता। एक मामला बंद हो गया, लेकिन इसने जो नैतिक घाव छोड़ा है उसे भरने में लंबा समय लगेगा। और शायद सख्त कानूनी फैसलों के बीच ये विवेक का फैसला है जो इंसान को जीवन भर तड़पाता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ जरूर साझा करें।